हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। तो टॉपिक की बात करते हैं। हम भौतिकी में जो आधारभूत गणित है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही शानदार बेसिक के साथ। जिसमें 3 टॉपिक क्या क्या थे? त्रिकोणमिति, अवकलन तथा समाकलन। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ। ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स के लिए अगर बात करें तो फिजिक्स की बैकबोन है बेटा, रीढ़ की हड्डी है ये। अगर जिस बच्चे ने ग्राफ स्किप किया है तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और ग्राफ को हमें समझना है तो थोड़ा बहुत बेटा आप लोगों को अवकलन और समाकलन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ ही रिप्रेजेंटेशन, अवकलन का ग्राफ में क्या यूज है, मतलब ग्राफ में अवकलन को कैसे दर्शाया जाता है, और समाकलन में ग्राफ का निरूपण क्या होता है। ठीक है, इसलिए अवकलन और समाकलन का वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अगर पूरा नहीं देखना तो लास्ट टाइम मैंने बता रखा है कि अवकलन और समाकलन का ग्राफीय निरूपण क्या बताता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सररेखा। बहुत ही शानदार टॉपिक है और शानदार तरीके से इसको क्लियर करेंगे आज। ठीक है, इसके यूज देख लो कहाँ कहाँ आने वाले हैं। हम ये भी नहीं कर सकते कि सर भौतिक विज्ञान के इनका यूज है, क्या यूज है बेटा, तभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं यूज बताता हूँ। सररेखा के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो अपने यहाँ पे क्लास 11वीं में जब न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सररेखा ग्राफ काम में आएगा। जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रक्षेप गति, क्लास 11वीं में प्रक्षेप गति, तो वहाँ परवलय का ग्राफ काम में आएगा। इसी प्रकार क्लास 11वीं का जो लास्ट चैप्टर है तरंग या दोलन, तो वहाँ पे काम में आएगा दीर्घवृत्त का ग्राफ। इसका मतलब ग्राफ तो सभी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं अपना, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सररेखा। ठीक है ना। पहला हम ग्राफ किसको ले लेते हैं? सररेखा ग्राफ बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी है y = mx। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। इसका मतलब भी हो गया कि y अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके? x के। y सीधा समानुपाती किसके? x के है। देख लो y किसके समानुपाती है? x के समानुपाती है। मतलब x जैसे जैसे बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। पहली चीज तो ये क्लियर पता लग गई। इसका मतलब इस टाइप के जहाँ पे भी जैसे हम समानुपाती का साइन हटाते तो ये कॉन्स्टेंट में नहीं है, m लिया है और ये x हो गया। अब बेटा इसको पूरा अच्छी तरह समझना ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। सर जहाँ जब भी पावर यहाँ 1 मिले, ये दो हमारे पास में चर पद है, चर टर्म्स है, चर वेरिएबल जो है, एक है x और एक है y। x को चेंज करते हैं तो y भी चेंज होता है। दोनों के ऊपर घातीय क्या है? 1 है। ऐसी कंडीशन में हमेशा ही सररेखा ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे m क्या है? देखो बेटा m = क्या आ रहा है? y/x। एक बार समझने की कोशिश करना, m = क्या आ रहा है? y/x। सर y ये रहा, x ये रहा। सर लंब बटे आधार, ये तो tan थीटा वाला कंडीशन आ गई यहाँ पे। मतलब सर अगर आप यहाँ पे y में चेंज करोगे तो x में चेंज करोगे तो y/x जो होता है ना, वो बोलता है आपका tan थीटा। मतलब हम इसको बोलते थे dy/dx। स्लोप है ना, ढाल, ग्राफ का ढाल, जो भी हमारी रेखा बनेगी, जो भी हमारा कर्व बनेगा, उसका ढाल है यहाँ पे m। तो m क्या है? सररेखा का ढाल। y आपको पता ही है, x यहाँ पता ही है। अब हम बात करें यहाँ पे m को मैंने यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव। देखो m को मैंने यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। यहाँ प्लस साइन लगाया हुआ है। अगर लगाया हुआ नहीं तो भी उसको हम प्लस मान के चलेंगे। इसका मतलब ये तो पता बन गया कि सररेखा होगी और उस सररेखा का ढाल कैसा होएगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। चलो ठीक है। अब बात करते ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। तो आप सीखो यहाँ से, जब x की वैल्यू 0 है तो बेटा y की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? m है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बोला कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू m है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2m है, मतलब m का डबल 2m। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, बिल्कुल सीधा है। तो बेटा ध्यान रखना, ये ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा और ये सीधा आपका एक क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी, सररेखा बनेगी। ये है y/mx का ग्राफ है, जिसका जो स्लोप ढाल है थीटा,
तो यहाँ पर हमारे पास में जो थीटा कोण बना है तो स्लोप या ढाल बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, टेन थीटा होता है। ढाल बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और ये टेन थीटा क्या है, यहाँ पे धनात्मक है ना, यहाँ पे ढाल क्या है, धनात्मक है। पहला ग्राफ क्लियर है। y इक्वल टू एम एक्स में क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी जो मूल बिंदु से निकलती है और धनात्मक ढाल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगी। चलो इस ग्राफ को बनाने की सोचते हैं हम यहाँ पे कैसे करना है। देखो y इक्वल टू, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। ग्राफ तो सरल रेखा ही बनेगा, दोनों चरों के ऊपर बेटा घातें कितनी है, 1 1 है। अब सरल रेखा बनेगी तो सरल रेखा क्या जीरो से गुजरेगी, नहीं, इस बार जीरो से नहीं गुजरेगी। यहाँ पे जो सी है ना, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस पे अंतःखंड, इंटरसेक्शन है ना, सी को क्या बोलते हैं हम, अंतःखंड। यहाँ सी को कांस्टेंट मत सुनना, कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट का ही काम करता है, लेकिन ये सी क्या है, अंतःखंड है जो वाई एक्सिस पे कटेगा। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू जीरो नहीं है, y की वैल्यू कितनी है, c। इसी को प्रारंभिक मान भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, y का प्रारंभिक मान। सर जब x जीरो है तो y जीरो नहीं है, y कितना है, c है बेटा। देखो यहाँ पे y कितना है, c है। क्लियर है ना। जब x का मान जीरो है तब y की वैल्यू कितनी है, c है, जीरो नहीं है। इसमें c की वैल्यू जीरो थी, इसलिए ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, अब देखो यहाँ पे सर इसने अपना काम कर दिया अंतःखंड ने, कि जब x का मान जीरो है तो y का मान जीरो नहीं है। अब हम क्या करें, जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा सर, यहाँ पे ढाल कैसा है, धनात्मक है। तो देखो ये लो, इसका मतलब थीटा हमेशा क्या बनेगा, थीटा कैसे बनाया जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखना। या तो इस ग्राफ को पूरा पीछे की तरफ लेके आओ, यहाँ पे थीटा बनाओ, या फिर इस लाइन के समांतर यहाँ लाइन खींचो, यहाँ थीटा बनाओ। दो समांतर लाइनें, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इनको तीसरी लाइन काट रही है तो ये कोण क्या हो गया हमारे पास में, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ढाल हमेशा कहाँ से देखा जाता है, जो इंक्लाइनेशन है वो कहाँ से देखा जाएगा, उस ग्राफ का हमेशा एक्सिस के साथ ढाल देखा जाता है कि वो एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पे ढाल क्या आ रहा है, यहाँ पे इस ग्राफ का जो ढाल है m है, जिसको हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। वो क्या है हमारा यहाँ पे, धनात्मक है। क्या है यहाँ पे, धनात्मक है, ठीक है। और धनात्मक का पता लगाने की सीधी ट्रिक और बताता हूँ मैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम है। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से लेस देन है, 90 डिग्री से लेस देन। जब भी थीटा की वैल्यू 90 से लेस देन होगी, 90 से लेस देन होगी, हमेशा ढाल कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। हमेशा ढाल कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ग्राफ पूरे एक साथ समझ लोगे तो ऑटोमेटिक ग्राफ बनाना आ जाएगा। कैसे बनाते हैं, इसका मतलब जब x की वैल्यू जीरो थी तो बेटा ध्यान रखना y की वैल्यू जीरो नहीं है, y की वैल्यू c है। बाकी ग्राफ एज इट ऐसा कैसे बना है, ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें आ जाओ ग्राफ में बेटा, देखिए एक बार, है ना सर, पावर 1 है, पावर 1 है, ठीक है। मतलब ग्राफ किसका बनेगा, सरल रेखा ही बनेगी, है ना। x y किसके समानुपाती है, x के समानुपाती है, अपने को पता लग रहा है सर, घाते 1 1 है। अब बात करते हैं जब x की वैल्यू जीरो है, तो बेटा x की वैल्यू जीरो है, तब y की वैल्यू क्या है, -c। और y माइनस में कहाँ होता है, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ c, ये रहा बेटा नीचे की तरफ, है ना, ये c आ गया यहाँ पे। अब क्या देखना है सर, ग्राफ इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा या कहाँ बढ़ेगा। देखो x की वैल्यू आप तो पॉजिटिव लो, x की वैल्यू आप क्या लो, पॉजिटिव, मतलब हमें इधर बढ़ना है। तो ग्राफ को इधर या इधर बढ़ाना देखते हैं। लेकिन मैंने भी कहा था यहाँ पे ढाल क्या है, m क्या है, पॉजिटिव है। और जब भी m पॉजिटिव होता है तो हमेशा थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। क्लियर है। और लेस देन 90 डिग्री कोई बच्चा ऐसे नहीं बना सकता बेटा, ध्यान रखना। अगर ऐसे बनाएगा तो ये चला गया माइनस थीटा में। मैंने भी कहा था ना, इस लाइन के समांतर बनाएंगे तो ये माइनस में चला गया। और माइनस थीटा अपने को नहीं रखना, थीटा माइनस होते ही स्लोप भी माइनस हो जाता है, क्योंकि टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा होती है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा इस तरह से बेटा, ध्यान रखना। ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से सीधी लाइन बनेगी। मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सीधी लाइन बन गई हमारे पास में, ये सी आ गया।
देखो ये रहा थीटा, तो यहाँ पे देख लो अभी भी थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना, यहाँ पे भी थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री बेटा। इसलिए जो ढाल आएगा, ढाल बराबर tan थीटा बराबर क्या हो गया, dy/dx। वो कैसा बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास में धनात्मक है। आई थिंक क्लियर है तीनों ग्राफ। तीनों ग्राफ डायरेक्ट याद रख लो, y=mx पे कैसे बनेगा, y=mx प्लस सी पे कैसे बनेगा, y=mx माइनस सी पे कैसे बनेगा। कितने केस हो गए सरल रेखा के, 3 केस, चौथा और 5वां केस भी लेते हैं हम। यहाँ पे क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं, y=mx आ गया, c 0 था अंतखंड, y=mx प्लस सी अंतखंड है, अंतखंड क्या था, माइनस में था। इस बार में हम क्या ले लेते हैं, स्लोप को माइनस में ले लेते हैं और अंतखंड प्लस में ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं हमारे पास में डी टाइप का। चलो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ हम बनाते हैं और आप लोग आराम से ट्राई करना, बन जाएगा, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे m क्या है, ऋणात्मक, बेटा ध्यान रखना m, ढाल क्या है, ऋणात्मक। इसका मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो जैसा भी आपका है नेगेटिव में अगर थीटा चला गया या ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा का मान जैसे ही ग्रेटर देन 90 डिग्री या थीटा का मान ऋणात्मक है, तब हमेशा ढाल क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है। और थीटा का मान धनात्मक हो और लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब 45, 60, 30, तब हमेशा ढाल क्या मिलता है, ढाल हमेशा धनात्मक मिलता है। ग्राफ वाई एक्सिस प्लेन में चलता है, ये जो वाई एक्सिस प्लेन है ना, ये वाई एक्सिस तल है, इसी में ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। तो चलो देखिए बनाते हैं इसको बहुत शानदार तरीके से। y=-mx प्लस सी, जब x की वैल्यू 0 है तो बेटा c कितना है, सॉरी y कितना है, c है, और वो भी प्लस का है। यहाँ तो क्लियर समझ में आ गया सर, जब x 0 था तो ये टर्म पूरी 0 ही, तो y बराबर किसके है, c के है, y बराबर किसके है, c के है, तो y बराबर देखो c आ गया। अब देखो यहाँ बेटा क्या आ रहा है सर, जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या हो रही है, माइनस में बढ़ रही है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, x को बढ़ाओगे तो माइनस m की वैल्यू फिक्स है, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस का m, माइनस का 2m, माइनस का 3m, माइनस का 4m। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर यहाँ पे जो y की वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन किधर बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है। और ये किससे पता लगाया हमने, ढाल से। ढाल देखो आपका m माइनस में है, इसका मतलब सर y को हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते, y को बेटा ध्यान रखना नीचे की तरफ आपको बढ़ाना है। किधर बढ़ाना है, नीचे की तरफ आपको बढ़ाना है। अब थीटा देखो एक्सिस के साथ बनाएंगे, थीटा आपने यहाँ पे एक्सिस के साथ बनाया, ये बन गया। थीटा आपने किसके साथ बनाया, इस एक्सिस के साथ, तो ये लाइन यहाँ बना रही, और यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा हमेशा किसके साथ बनाना है, जो भी ग्राफ रहेगा उसका थीटा हमें एक्सिस के साथ बनाना है। कोई बच्चा बोले से नीचे की तरफ बना लो, बेटा बिल्कुल नीचे की तरफ बना, तो भी ग्राफ क्या, तो भी आपका थीटा क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और जब थीटा ऋणात्मक होता है तो बेटा ढाल किससे निकालते हैं, ढाल हमेशा होता है tan थीटा, ढाल हमेशा क्या होता है, tan थीटा, जिसको हम अवकलन बोलते हैं, इसका इसके सापेक्ष अवकलन, इस वाले चर के सापेक्ष अवकलन को बोलते हैं। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ढाल ऋणात्मक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा ऋणात्मक। बेटा जब थीटा ऋणात्मक होता है तो आप लोगों को पता है, त्रिकोण में बताया था, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। इसलिए हमारे पास में इस ग्राफ का ढाल क्या है, ऋणात्मक है। क्लियर है यहाँ पे, ये आपके 4 टाइप के सर रेखा ग्राफ हो गए। चलो 5वां टाइम लेते हैं हम। इसमें क्या किया मैंने, माइनस का mx कर लिया और c को भी माइनस कर लिया, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं ग्राफ क्या बनता है हमारे पास में। क्लियर है यहाँ तक, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिवाइज करना, देखिए अच्छे से समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा इसको समझो। पावर वन सर रेखा बनेगी, चलो ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -c। तो बेटा ऑटोमेटिक पता लग गया कि c हमें कहाँ लेना है, नीचे की तरफ लेना है, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब ढंग से देखना है बेटा क्या आ रहा है।
सर ढाल कैसा है, ऋणात्मक। ढाल कैसा है, ऋणात्मक। तो बेटा ध्यान रखना, ग्राफ को इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं लेना। फिर इस ग्राफ में क्या अंतर हुआ। सर कोई बच्चा बोले कि वो x की वैल्यू बढ़ाएगी तो y की वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन यहाँ ढाल क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक तो ग्राफ किधर बढ़ेगा, नीचे की तरफ। बेटा ध्यान रखना, ग्राफ किधर बढ़ेगा, नीचे की तरफ। आप खुद देख लो, थीटा किसके साथ बनाते हैं हमेशा, एक्सिस के साथ। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे थीटा क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ थीटा क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ढाल भी क्या है, ढाल टेन थीटा बराबर क्या है, ऋणात्मक है। क्लियर है यहाँ तक। ढाल भी क्या रहेगी यहाँ पे, ऋणात्मक ही रहेगी। क्लियर, समझ में आया। ग्राफ नीचे की तरफ कैसे बढ़ा, सर ढाल ऋणात्मक है इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ गया। और ये हो गए सर रेखा के पूरे ग्राफ कंप्लीट है। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लोप जब भी आपका, ढाल जब भी धनात्मक होगा, सर रेखा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ढाल जब भी ऋणात्मक होगा, सर रेखा हमेशा नीचे की तरफ मुंह करेगी। क्लियर है यहाँ तक। ये सर रेखा हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करते हैं परवलय की, ठीक है ना। दूसरा टाइप का जो हमारे पास में कर्व बनता है, ग्राफ बनता है, वो किसका बनेगा बेटा, वो हम ले लेते हैं परवलय। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं परवलय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, ठीक है। हम ले लेते हैं अब परवलय को। सबसे पहले बड़ा ध्यान रखना, परवलय का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, समीकरण, वो क्या होती है वो देख लो। स्टैंडर्ड जो समीकरण वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है ना। y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स या x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, कैसे भी आप पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। दूसरी चीज़ कोई बच्चा ऐसे कर, सर ऐसे भी हो सकता है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, बिल्कुल हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये परवलय का एक स्टैंडर्ड समीकरण है। यहाँ पे देखो परवलय का पता कैसे लगाना है। सर रेखा का पता हमने लगा लिया, x के ऊपर भी घात 1, y के ऊपर भी घात 1। यहाँ क्या है, x के ऊपर घात 1, y के ऊपर 2, y के ऊपर 1, x के ऊपर 2। मतलब हमारे पास में दो चर पद है ना, दो चर पद है, एक y है और एक x है। तो इन चरों में से एक चर पे घात 1 है तो दूसरे चर पे घात क्या है, 2 है। मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे के लिए हमेशा ग्राफ क्या बनता है, ऐसे के लिए हमेशा बड़ा ध्यान, ग्राफ बनता है परवलय। ऐसे के लिए हमेशा ग्राफ की तरफ क्या बनता है, परवलय बनता है। तो परवलय के लिए कंडीशन क्या है, दो वेरिएबल्स, दो चरों में से किसी एक चर के ऊपर घात 1 होनी चाहिए और दूसरे पे घात 2 होनी चाहिए। मतलब सीधा ही हो गया y स्क्वायर समानुपाती x, या बेटा क्या बोलेंगे, x स्क्वायर समानुपाती y, ठीक है ना। जबकि सरलरेखा में क्या था, y समानुपाती x या x समानुपाती y, तब सरलरेखा बनेगा। इस कंडीशन में क्या बनेगी, पैराबोला बनेगा। चलो ग्राफ लेके हम पहले कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है ना। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो एक तो सीधी डायरेक्ट ट्रिक है और एक वैल्यू पुट कर करके हम बनाएंगे। देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया 2D, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। ये द्विमीय निर्देशांक हमने ले लिया यहाँ पे, है ना। देखो बेटा अभी यहाँ पे y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, एक बात समझने की कोशिश करना, y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी हमेशा धनात्मक ही होता है और धनात्मक का स्क्वायर तो वैसे भी धनात्मक होता है। इसका मतलब बेटा हमेशा x का मान तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। चाहे y की वैल्यू नेगेटिव हो तो भी x की वैल्यू पॉजिटिव, चाहे y की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, x की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, इधर रहेगी। मतलब ये ग्राफ इस तरह से बनता है। परवलय को पूरा समझने की कोशिश करना। ये ग्राफ बेटा ध्यान रखना, इस तरह का ग्राफ बनता है। ये लो, ये कटोरा आपको किस तरफ खोलना है, एक्सेस की तरफ, जिसके ऊपर पावर 1 होती है। देखो पावर 1 किसकी, x की, तो मुंह किसकी तरफ खोलना है, एक्स की तरफ खोलना है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेस की तरफ खोलना है। ये बन गया ग्राफ किसका, y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स का। क्लियर है यहाँ तक। x y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ग्राफ इधर आएगा ही नहीं, ग्राफ उधर ही रहेगा। सर y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखो इधर वैल्यू मिल गई x की, y की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी x की इधर हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। नहीं समझ आया तो चलो दूसरा ग्राफ समझते हैं हम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। बताओ दे ग्राफ कैसा बनेगा, कौन बताएगा। इसमें और इस समीकरण में क्या डिफरेंस है। सर यहाँ तो था वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे केवल माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब माइनस जहाँ भी आता है तो आपको पता है ग्राफ क्या होता है, जस्ट मिरर इमेज बनती है ना, दर्पण प्रतिबिंब बनता है। मतलब इस ग्राफ का क्या करना है, हमें उल्टा करना है। और वो कैसे हुआ, फिर दोबारा से एक बार ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे हमेशा ग्राफ का मुंह किधर खोलना है, जिस चर के ऊपर घात 1 होगी। सर घात 1 है तो मुंह तो हमेशा x की तरफ ही ओपन रखना है। दूसरी चीज़, सर y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y की वैल्यू चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव में, क्योंकि माइनस साइन आ गया। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, x की वैल्यू तो हमेशा ही क्या मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सर माइनस साइन आ गया, इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ग्राफ क्या आ रहा है, इस तरफ खुल जाएगा। ये लो सा, ठीक है, क्लियर है। अरे बच्चा पार्टी बोलो फटाफट, सही है। ये प्लस का x, ये प्लस का y, ये माइनस का y, और इधर हो गया माइनस का x। क्लियर है। ये दो ग्राफ बन गए हमारे परवलय के, ठीक है ना, जो किसके सममित है, एक्स एक्स के समीप। एक्स एक्स पे जितना ऊपर है एक्स एक्स पे उतना ही नीचे है। ये भी एक्स एक्स के सममित है, सममित का मतलब सिमेट्रिकल, जितना ऊपर उतना ही नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना, जिनके ऊपर पावर 1 होती है ग्राफ उन्हीं के सममित बनता है। सममित का मतलब किस चीज़ को आप आधा आधा काटो तो बराबर दिखने चाहिए वो, तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे रहेगा। तो यह ग्राफ है एक्स एक्स के सममित है ना, ये दोनों ही ग्राफ किसके सममित हैं, एक्स एक्स के सममित है, एक्स एक्स के सममित है। इनकी जो सिमेट्री है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्स के अलोंग है। दो ग्राफ क्लियर है। चलो तीसरे टाइप पे हम चलते हैं। अब इस बार लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। तीसरे टाइप बेटा हम क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, और यहाँ ले लेता हूँ मैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के वाई। बस ये चार ही ग्राफ हमें ध्यान में रखने हैं मेन। तो बताओ देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, कौन बनाएगा, फटाफट बनाओ। देखिए अपनी कॉपी में क्या आता है ग्राफ। सबसे पहले हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2D निर्देशांक हमने ले लिया, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, और ये हो गया माइनस एक्स। बताओ देखिए घात किसकी 1 है, सर y की घात 1 है। किसकी घात 1 है, y की घात 1 है। तो बताओ देखिए ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, कटोरे का मुंह किधर खुलेगा, सर y की तरफ खुलेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऊपर की तरफ, ये रहा y, तो ग्राफ किधर खुला आपका, सर ये लो ऊपर की तरफ, आप इसको ओपन कर दो, ये लो कटोरे का मुंह ऊपर की तरफ खुल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर अभी जो आपने बताया था धनात्मक हो या चाहे ऋणात्मक हो, उस ट्रिक से हम करके देखते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है हमारे पास में। चलो ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा सीधा बनाना हल्का सा, ये इस तरह से करके ये हो गया, ठीक है। चलो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, y की वैल्यू हमेशा ही क्या मिलेगी हमें, y की वैल्यू हमेशा ही हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। y की वैल्यू हमेशा ही क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव धनात्मक मिलेगी। ग्राफ से ऑटोमेटिक पता लग रहा है। दूसरा तरीका मैंने अभी क्या बताया था, जिसकी घात 1 होती है हमेशा कटोरे का मुंह उसकी तरफ ही खुलता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो इधर आओ, देखिए ग्राफ कौन बताएगा। आई थिंक बच्चों ने फटाफट कर भी लिया होगा कि सर ग्राफ है नीचे की तरफ ओपन होएगा, ये प्लस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस वाई, और बेटा ये माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव देगा। लेकिन माइनस साइन क्या कहता है कि भाई वैल्यू अब नेगेटिव होगी।
एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा ही नीचे की तरफ मिलेगी, और नीचे की तरफ मिलेगी तो ग्राफ कैसा हो गया, ये मिलेगा हमें वाई एक्स के सममित है। ठीक है, ये दोनों ग्राफ किसके सममित है, वाई एक्स के सममित है। ठीक है ना, ये दोनों ग्राफ किसके सममित है, वाई एक्स के सममित है। ये दोनों ग्राफ किसके सममित है, वाई एक्स के सममित है। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हो गए 4 मेन ग्राफ परवलय के। 2 ग्राफ और यूज में लेता हूँ जो आपके काम में आएंगे जब हम 11th क्लास के जो आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, प्रक्षेप गति वगैरह, तो उनमें भी परवलय का ग्राफ काम में आता है, जो इनमें से नहीं है, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। चलो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। वहाँ हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और एक ग्राफ रहता है बेटा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, ओनली वाई रहेगा यहाँ पे, है ना, स्क्वायर इधर आ चुका, ये हो गया ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे घात 1 है, घात 1 है। अगर सर ये नहीं होता तो सर रेखा बनता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ गया, मतलब सरल रेखा का जो गुण है ना वो ऑटोमेटिक हट गया। यहाँ पे सरल रेखा नहीं बन सकती, यहाँ पे क्या बनेगा, परवलय ही बनेगा, और वो बनता है असममित परवलय। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सममित, सर जितना y में उतना ही माइनस y में, सर जितना प्लस x में उतना ही माइनस x में। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, यहाँ पे बेटा ध्यान रखना परवलय ही बनता है, और वो किस तरह बनेगा, सर y समानुपाती एक्स स्क्वायर के, मतलब x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y हमेशा ही क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ये असममित ग्राफ होता है क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे घात 1 है, मतलब हम माइनस साइन लेके हमेशा प्लस के लिए बनाते हैं, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया, ये प्लस एक्सिस हो गया और ये प्लस वाई हो गया। ठीक है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो भी परवलय बनता है, लेकिन वो परवलय कैसा होता है, असममित परवलय होता है। तो बेटा ये कैसा परवलय है, असममित परवलय। याद रखना सीधा, जब भी क्या आ जाए y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर ने मिलके यहाँ पे x और आएगी, घात 1 और घात 2, तब हमें ग्राफ इस तरह का बनाना है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इस ग्राफ में क्या कंडीशन है, इस ग्राफ में आ गया माइनस साइन, मतलब x के छोटे मानों के लिए, x के छोटे मानों के लिए ये तो वैल्यू बड़ी रहेगी और ये वैल्यू क्या रहेगी, कम होती चली जाएगी। आपको पता है 0.1, 0.2, 0.3 इनकी वैल्यू जो होती है उनका हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है। इसका मतलब x के छोटे मानों के लिए ये धनात्मक रहेगा और ये वैल्यू बहुत कम रहेगी ऋणात्मक। तो जैसे हम धनात्मक से ऋणात्मक चीज़ों को घटाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ते बढ़ते अब बढ़ेगी नहीं, और एक कंडीशन ऐसे जाएगी वापस घटना स्टार्ट होगी और वापस घटना स्टार्ट होएगी, और घटते घटते ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएगी और y की वैल्यू क्या जाती है, y की वैल्यू 0 जाती है, और ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। इसलिए ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा ध्यान रखना, इस पर मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगाना। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब हम प्रक्षेप गति को पढ़ेंगे तो वहाँ यही ग्राफ काम में आएगा। ये भी क्या है, यह भी एक असममित परवलय है, ये भी क्या है, एक असममित परवलय है, यह भी क्या है, असममित परवलय है, ये भी क्या है, असममित परवलय। यहाँ सर एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस। क्लियर है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर रहेगा तो भी असममित परवलय बनेगा, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो भी परवलय कैसा बनेगा, असममित बनेगा। ठीक है, ये परवलय है। आपको बच्चा बोलेगा सर परवलय कैसे हुआ, देखो बेटा इसको खींच के यहाँ इधर लेके आओ, ये जो आपने इसको बना रखा है यहाँ से, इसको जैसे हम इधर लेके आते हैं, सर ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। अभी कहा था ना यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस बी एक्स स्क्वायर, सर x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। लेकिन ये यहाँ पे ax आने की वजह से ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है, ये ग्राफ रियल में आया उसी से है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई से, वही हमारे पास में यहाँ ट्रिक थी यहाँ पे।
चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? परवलय पूरा कंप्लीट है। अब हम लेके चलते हैं क्या, अति परवलय। ठीक है, सर रेखा समझ में आ गया सर, y समानुपाती x के। परवलय में क्या आया, y समानुपाती x स्क्वायर के या x स्क्वायर समानुपाती y के। तब ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या बनता है, परवलय बनता है। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अति परवलय की। ठीक है, अति परवलय, परवलय का ही बड़ा भाई आ गया बेटा क्या, अति परवलय। अति परवलय जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, ये थोड़ा सा हाइपर हो गया पैराबोला से, वो तो था पैराबोला, ये हो गया हाइपरबोला। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए हमारे पास में एक x है एक y है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तब हमेशा क्या बनता है, अति परवलय बनता है। ठीक है ना, x और y दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पावर भी ऐसे हो सकती है, x समानुपाती 1/y² हो सकता है, तब भी क्या बनेगा, अति परवलय ही बनेगा, परवलय नहीं बनेगा। फिक्स है ये। परवलय के लिए कंडीशन क्या है, x समानुपाती y² होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, x समानुपाती 1/y², x समानुपाती 1/y। मतलब y दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ रहा है, x = से एक नियतांक आया बटे y आया, और ये हो गया xy बराबर k। ऐसी वाली कंडीशन जहाँ भी लगती है वहाँ बनता है आयताकार अति परवलय। वहाँ क्या बनता है, आयताकार अति परवलय। इसका नाम होता है आयताकार अति परवलय। जहाँ पर भी ये वाली कंडीशन आएगी, x समानुपाती 1/y या x बराबर k/y या x × y बराबर k, तब हमेशा वहाँ क्या बनता है, आयताकार अति परवलय। और बेटा आयताकार अति परवलय क्या हुआ सर, ये x है ये y है। x की वैल्यू सर जैसे जैसे बढ़ाओगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y = k/x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे y को इधर ले आओ, x को नीचे ले जाओ। x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी। ग्राफ बनेगा इस तरह का। ठीक है, यही है आयताकार अति परवलय। इस ग्राफ को यहाँ टच नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो जब x की वैल्यू 0 होती है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो k/0 कितना हुआ, अनंत। मतलब 0 पे y कहाँ है, अनंत पर है। जब x की वैल्यू अनंत है, 1/अनंत या k/अनंत कितना होगा, 0। इसका मतलब जब x का मान अनंत होगा तब जाके y 0 होगा बेटा। इसका मतलब दोनों ही अनंत के ऊपर 0 होंगे। क्लियर है यहाँ पे? इस ग्राफ को यहाँ टच नहीं करना। ये तो हो गया आयताकार अति परवलय। कौन से वाले केस में, इस वाले केस में। दूसरा जो ग्राफ आता है वो भी थोड़ा सा आयताकार अति परवलय जैसा ही बनता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है आपकी y² क्या रहेगा, k/x। y² क्या रहेगा, k/x। या रहेगा x = k/y²। ये दो चीज़ हमारे पास में रहेगी। दोनों टाइप के हमारे पास में ग्राफ बन सकते हैं। सॉरी, ये तो मैंने सेम ही लिख दिया। यहाँ पे आएगा x² = 1/y। देखो अब दोनों कंडीशन क्या आ रही है, मैं जैसे इसको रिवर्स करता हूँ तो ये आ रहा है सर k/, यहाँ तो आ रहा है y², और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आ रहा है y = k/x²। ऐसे ग्राफ कहाँ बनते हैं वो देखो। यहाँ ग्राफ बनवाएगा x और y के बीच। यहाँ ग्राफ बनाए किसके बीच, x और y के बीच। तो आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पढ़ा होगा, Gm1 m2 / r²। अरे क्लियर है कि नहीं? तो बल किस पे निर्भर कर रहा है, बल दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बताओ बल और दूरी के बीच ग्राफ इस टाइप का बन रहा है, नहीं बन रहा? सर बन रहा है। और इस टाइप का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, हम इस एक्सिस पे लेते हैं r और इस वाले एक्सिस पे लेते हैं f। तो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, लगातार डिक्रीज होने वाला। ये ग्राफ बन गया आपका। देखो इस ग्राफ में तो ढाल क्या रहेगा, धीरे धीरे होएगा। इसमें तेजी से डिक्रीज होगा क्योंकि नीचे क्या है, स्क्वायर, जबकि इसमें क्या है, ओनली पावर एक ही है। मतलब इसमें ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज होएगा, इसमें ग्राफ
तेजी से आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। दोनों में इतना ही फर्क है। इसका नाम है आयताकार अतिपरवलय और यह है एक नॉर्मल अतिपरवलय। क्लियर है यहाँ तक। जब भी हमें कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बल और दूरी के बीच ग्राफ बनाइए, तो सीधी ट्रिक ध्यान रखनी है, दो चर है हमारे पास में, एक बल और एक दूरी। दूरी को चेंज करते हैं तो बल भी बदलता है। कैसे बदलता है वो कंडीशन अपने को देखनी है कि सर बढ़ता है, घटता है, सररेखा बनेगी, परवलय बनेगा, अति परवलय बनेगा। तो हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि परवलय तो नहीं बन सकता, क्योंकि परवलय के लिए क्या है, वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स होता है या एक्स स्क्वायर समानुपाती वाई होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक एक पावर भी व्युत्क्रमानुपाती, एक पावर दूसरी दो स्क्वायर के साथ व्युत्क्रमानुपाती। जब भी व्युत्क्रमानुपाती वाला केस आता है तो बेटा क्या बनाना है, अति परवलय। क्लियर है यहाँ तक। दोनों ही ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में अधिकतर जितने भी ग्राफ बनाए गए हैं सारे के सारे ग्राफ यही है। ठीक है, एक बनता है आयताकार अतिपरवलय का, तो ये बनता है काफ़ी जगह, जैसे कि हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 होगा उसमें 2-3 ग्राफ बनेंगे, वो भी इसी टाइप के बनेंगे वहाँ पे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जब वहाँ डिस्कस करते हैं तो वहाँ कुछ इसी तरह के हमें फंक्शन मिलते हैं, तो ग्राफ इसी तरह के बनते हैं। क्लियर है। अतिपरवलय सररेखा क्लियर हो गया, परवलय क्लियर हो गया, अतिपरवलय क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दीर्घवृत्त की। चलो अब हम बात करते हैं दीर्घवृत्त की। देखो बेटा, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हमें वो ध्यान में रखना है। दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा हमें, दीर्घवृत्त को हम बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, दीर्घवृत्त को क्या बोला जाता है, एलिप्स बोला जाता है। इसके लिए समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यह है दीर्घवृत्त का समीकरण। मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ ना कुछ टर्म रहेगी, वाई स्क्वायर के नीचे कुछ ना कुछ टर्म रहेगी, वो बराबर 1 आएगा, तब हमेशा क्या बनता है, दीर्घवृत्त बनता है। और दीर्घवृत्त होता है ओवल शेप, अंडे की शेप। ये यहाँ पे दीर्घवृत्त बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये बन गया हमारे पास में दीर्घवृत्त। ये ओवल शेप रहती है, अंडे की शेप, ये लो ओवल शेप। अब इस दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं। इस दीर्घवृत्त के क्या रहेंगे बेटा, दो फोकस रहेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया, ये -x हो गया। अब यहाँ पे देखना, इस दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं। ग्राफ थोड़ा सा ओवल शेप आपकी अच्छे से नहीं बन पा रही, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर है। चलो ठीक है, ओवल शेप हमें बनानी है। यहाँ पे ये ओवल शेप बन गई। देखो दो फोकस होते, एक फोकस यहाँ उपस्थित होता है F1 और एक फोकस होता है यहाँ पे। ठीक है ना, दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। दूसरी चीज़, एक एक्सिस ये होगी, एक एक्सिस होगी। अंडा इस तरह से फैला हुआ है, तो ध्यान रखना ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रेखा को तो बोलते हैं दीर्घ अक्ष। बेटा इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष। ये वाली छोटी इसको क्या बोलेंगे, लघु अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, लघु अक्ष। क्लियर है यहाँ तक। ये होती दीर्घ अक्ष, ये होती लघु अक्ष। और यहाँ पे जो वैल्यूज है, y के नीचे b है तो b की वैल्यू ये होती है अर्ध लघु अक्ष या लघु अर्ध अक्ष हो गया। x के नीचे क्या है, a, तो a हमेशा x पे रहेगा, तो a बोलते हैं ये रही अर्ध दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, लघु अक्ष होती है यहाँ से यहाँ तक। इसका आधा जो है वो अर्ध अक्ष हो गया। तो a बराबर क्या है बेटा यहाँ पे, तो a बराबर यहाँ पे मैंने लिया है दीर्घ अक्ष पे है, तो ये हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। और b क्या है, अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ही दीर्घ अक्ष x अक्ष पे हो और लघु अक्ष y एक्सिस पे हो। दूसरा डायग्राम भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा डायग्राम मैंने कैसे बनाया बेटा, ध्यान रखना, एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना। दूसरा डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। दूसरा डायग्राम जो ओवल शेप का है, थोड़ा सा ढंग से बनाना, इसको बैठ नहीं रहा मेरे से यहाँ पे ये। चलो ठीक है, मैं ओवल शेप बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह का बन गया ग्राफ। तो इस ग्राफ में भी देखो मैंने वही सेम टू सेम दीर्घ अक्ष बनाए। इसके भी दो फोकस, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया।
अब ढंग से देखना, यहाँ पे ये तो है प्लस का एक्स एक्सिस, ये है प्लस का वाई एक्सिस, ये है माइनस का एक्सिस और ये है माइनस का वाई एक्सिस। देखना अब ढंग से, दीर्घ अक्ष कौन सी है, दीर्घ अक्ष ये रही, लघु अक्ष कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब ए तो हो गया ये और बी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बी किसके नीचे है, वाई के नीचे, तो बी तो यहीं बनाना, ए यहीं पे बनाना। इस बार अर्ध दीर्घ अक्ष कौन है और अर्ध लघु अक्ष कौन है, इस बार बड़ा ध्यान रखना। अर्ध दीर्घ अक्ष है बी और अर्ध लघु अक्ष कौन है, ए। जो आपकी अक्ष होती है, दो टाइप की अक्ष है यहाँ पे, एक दीर्घ और लघु। दीर्घ का पता कैसे लगाना है, अंडा आपका जो ये दीर्घ वो जिधर फैला हुआ है वो हमेशा दीर्घ होती है और जिधर आपका चिपका हुआ है वो आपकी क्या होती है, लघु। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है और दूसरे वाली कंडीशन में क्या पता लगा, यदि बी ग्रेटर देन क्या हो, ए हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तब बेटा ध्यान रखना यहाँ पे अर्ध दीर्घ अक्ष तो क्या होगा बी और अर्ध लघु अक्ष क्या होगा, ए। क्लियर है यहाँ तक। इस टाइप का जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमेशा क्या बनता है, दीर्घ अक्ष बनता है। ठीक है, इस ग्राफ का भी यूज आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे दोलन गति पढ़ेंगे। तब दोलन गति में फिक्स है दीर्घवृत्त का ग्राफ आता है, जो नीट और जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है ना, वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ कैसा बनता है। जब एक सिंपल पेंडुलम दोलन गति करता है तो उसके वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ कैसा बनता है, तो वहाँ ग्राफ डायरेक्ट होता है दीर्घवृत्त और वहाँ ऐसी ही समीकरण बनती है। एक हमारे पास में चरपद होता है वेग और दूसरा चरपद क्या हो गया, विस्थापन, तो उनके बीच जो ग्राफ आता है वो दीर्घवृत्त ही आता है। इसलिए दीर्घवृत्त भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ फिजिक्स में। क्लियर है, सररेखा कंप्लीट हो गया, परवलय हो गया, अति परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गया। उसके बाद हम किसका नंबर लेते हैं, उसके बाद हम नंबर ले लेते हैं वर्त का। ठीक है, सर्कल, देखो सर्कल कैसे बनता है। सर्कल के लिए और दीर्घवृत्त के लिए कंडीशन थोड़ी सेम सी रहती है, उसमें हम दो केंद्र नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने बोल दिया ये है वृत्त, सर्कल है ना, ये हो गया सर्कल। देखो सर्कल के लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वहाँ पे कंडीशन ये होती है। वृत्त के लिए कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोले सर तो उसी टाइप का, नहीं, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई के नीचे जो दूरियां है ना, यहाँ से इधर इधर, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। कैसे पता लगा, देखो बेटा ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अपने को ऐसे लग रहा है दीर्घवृत्त बनेगा, नहीं, दोनों ये क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ये आपका फैलेगा नहीं, ये चारों तरफ से सेंटर से क्या रहेगा, बराबर दूरी पर रहेगा, तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो देखो यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं हम। कैसे बना, यहाँ पे हमारे पास में ये सर्कल बन चुका है, ये सर्कल बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो यहाँ पे हमारे पास में त्रिज्या कितनी आ गई, ए, और ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। बिल्कुल सिंपल है। दीर्घवृत्त से कंपेयर किया हमने, दीर्घवृत्त से ही तुलना करी हमने कि सर ए नीचे था ए स्क्वायर, तो वहाँ ए क्या था, अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष। अर्ध देखो पूरी अक्ष बनाओ तो उसका आधा क्या हुआ, सर ये भी ए, सर ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसको दीर्घवृत्त तो बोल नहीं सकते, ये क्या बना, वृत्त बना। क्लियर है यहाँ तक। जहाँ पे त्रिज्या कैसे निकालनी है, यहाँ दिया हुआ, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले पता लगाना है किसका ग्राफ है ये, सर ये तो वृत्त का ग्राफ है और वृत्त का ग्राफ है, तो इसकी त्रिज्या क्या हुई बताओ, देखो कौन बताएगा, 9 मत बताना बेटा, ध्यान रखना। 9 है 3 का स्क्वायर, मतलब 9 को आपने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, तो त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या आएगी 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो वृत्त के बाद में हम ले लेते हैं अब साइन थीटा के लिए। 6 नंबर पे मैं किसका ग्राफ ले रहा हूँ, साइन थीटा का। जिन्होंने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, त्रिकोणमिति अच्छे तरह से पढ़ लेना। साइन थीटा का ग्राफ त्रिकोणमिति से ही बनने वाला है, साइन थीटा का ग्राफ त्रिकोणमिति से ही बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे
साइन थीटा ग्राफ कैसे बनता है, आपने इधर लिख दिया थीटा और यहाँ बना दिया हमने क्या, साइन थीटा। चलो वैल्यूज़ रख लेते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पे रख दिया मैंने 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। पूरे एक साइकिल के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, बाकी ऑटोमेटिक फिर वापस वैसे बनेगा। तो हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये 3 वैल्यूज़ तो आप लोगों को डायरेक्ट पता ही है, ठीक है। जिनको वैल्यूज़ याद नहीं हुई अभी भी साइन थीटा के लिए, वो सब टेबल याद करना अच्छी तरह से। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे अधिकतम +1 होता है और साइन 180 पे फिर वापस 0 हो जाता है। अब बीच में ग्राफ कैसे बनाए, कोई बच्चा ग्राफ ऐसे बनाने की सोच रहा होगा, बीच की वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, सर 0 से कितनी बड़ी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.707। 1/2 की कितनी होती है, 0.5। फिर वैल्यू कितना है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कितनी आ रही है, √3/2। फिर कितनी होगी, 0.8 के समथिंग। और फिर 90 पे गए तो 1। देखो इनके भी जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो कभी भी सीधी लाइन नहीं आती। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ मिलता है, बड़ा 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 और यहाँ तक बड़ा, इस तरह से ऐसे बढ़ता हुआ मिलेगा, है ना। और फिर वापस ग्राफ क्या मिलेगा, गठा 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 ये घटता हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना 0 से 180 के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से हमें बनाना है। फिर जैसे हम 180 से 270 की तरफ चलते हैं, कौन सा चतुर्थांश आगे बेटा, ये हो गया आपका तीसरा चतुर्थांश। पहला हो गया 0 से 90, 90 से 180। साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव में होता है, देखो ऊपर ही है, साइन की वैल्यू क्या है, धनात्मक है। जैसे हम 180 से 270 की तरफ चलते हैं, तीसरे चतुर्थांश में साइन थीटा नेगेटिव होता है और चौथे में भी साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस बार ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी वो अच्छे से पढ़ लेना। साइन 0 से 180 डिग्री के बीच हमेशा ही धनात्मक होता है और 180 और 360 के बीच में हमेशा ऋणात्मक होता है। अब हम क्या देखते हैं, 180 पे 0 हो गया। जैसे आप 270 पे जाते हो तो साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। 360 पे कितनी होती है, 0 होती है और 180 पे 0 है। तो जैसे हम 180 270 की तरफ चलते हैं, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और -1 से ऊपर नहीं जाएगी। अब जैसे हम वापस 270 360 तब दें, फिर वापस वैल्यू घटती है घटती है घटती है, ये घट गई। तो ये साइन थीटा ग्राफ सबको याद हो जाना चाहिए। साइन थीटा ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से आपको इसको लहराना है बस। 0 से 180 डिग्री के बीच में ऊपर की तरफ है और 180 से 360 के लिए नीचे की तरफ होता है। ये साइन थीटा का ग्राफ है। वैल्यूज याद होगी तभी हम साइन थीटा ग्राफ बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, वो होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में ही होती है, इससे ऊपर या नीचे नहीं होगी। अब बात करता हूँ मैं कोस थीटा की। अब जो हमारा ग्राफ है वो बन रहा है किसका, कोस थीटा का। देखिए कौन बना के दिखाएगा, देखिए जिसको थीटा की वैल्यू पता होगी वही बना पाएगा। यहाँ थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा है ना, ये दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो गया था। 6 में ये फर्स्ट नंबर का, 6 में ये सेकंड नंबर का, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। चलो देखिए कोस थीटा अगर आप कौन बनाएगा, देखिए बेटा कोस थीटा अगर आप बनाओ, देखिए पहले वैल्यू रख लो 0 डिग्री, फिर यहाँ कर लो 90 डिग्री, फिर यहाँ कर लो 180 और या फिर कर लो 270 और फिर इधर कर लो कितना 360 डिग्री है ना, यहाँ 360 कर लेते हैं इस जगह पे। चलो ठीक है, देख ग्राफ बनाते कैसे बनता है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, बड़ा ध्यान रखना कितनी होती है, -1। 3 वैल्यूज मुझे पता लग गई। 0 पे ध्यान रखना, कोस 0 पे कितनी होती है, 1 होती है। 90 पे कितनी होती है, 0 होती है। तो आपको पता है कोस में हम जैसे ही 0 से 90 की तरफ चलते हैं तो कोस में क्या होती है, वैल्यू घटती है। अरे 0 पे 1 है, 1 पे होते 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 90 पे कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे कैसे आएगा, धीरे 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 डिक्रीज होएगा। अभी मैंने कहा था यहाँ सीधी लाइन मत बनाना, कुछ इस तरह से बनाना है हमें।
और जैसे ही 90 से 180 तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ते 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 इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी -1। और जैसे ही 270 पे जाते हैं, कोस 270 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 270 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि वो 90 का क्या है 3 गुणा। भाई 90 वाले पे तो हमेशा 0 मिलती है कोस की वैल्यू, तो 90 का 3 गुणा कर लो, 5 गुणा कर लो, 7 गुणा कर लो, हमेशा कोस क्या देता है हमें 0 वैल्यू देता है। तो 270 पे वापस कोस क्या हो गया, वापस कोस 0 हो गया, ये लो। फिर वापस 270 से जैसे हम 360 पे जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, पता है ना सबको। कोस थीटा धनात्मक कहाँ कहाँ होता है, या तो पहले चतुर्थांश में या फिर चौथे चतुर्थांश में, और दूसरे और तीसरे में ऋणात्मक होता है। आप खुद देख लो, यहाँ पे ग्राफ सीधा बता रहा है। मैंने वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी वहाँ सारी चीज़ बताई थी मैंने। 270 से 360 के बीच में फिर आपके कोस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते 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 वापस अधिकतम तक कहाँ तक पहुँच जाएगी, 1 तक पहुँच जाएगी। ये लो, ये कोस है। अब वापस ग्राफ एज इट इज वैसे के वैसे बनाना है। फिर एज इट इज ग्राफ ऐसे देखो, यहाँ जो बना है ना, नीचे उतरेगा फिर जाएगा, नीचे उतरेगा फिर जाएगा। इसमें भी ग्राफ ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ऐसा कैसे बनेगा। आपको केवल एक रोटेशन तक ध्यान रखना है। तो कोस थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होती है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है, बड़ा ध्यान रखना। कोस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होती है। आई थिंक ग्राफ बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट होने चाहिए आप लोगों के, कोई किसी प्रकार के डाउट नहीं रहने चाहिए। मैंने सारे ग्राफ बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बताए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा रहेगा, हमने त्रिकोणमिति डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से, अवकलन भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, समाकलन भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, और ग्राफ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम सीधा चैप्टर नंबर 1 पे चलेंगे। वैसे तो बेसिक के अंदर वेक्टर भी आते हैं, लेकिन वेक्टर का हमारा अलग से चैप्टर है, तो हम वहाँ पूरा डीपली जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम वेक्टर को लेके नहीं चलेंगे बेसिक के अंदर। क्लियर है। यहाँ बेसिक में केवल 4 ही मेजर पोर्शन थे जो मैंने यहाँ करवा दिए हैं, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन और ग्राफ। अगर इनके एप्लीकेशंस अच्छे से आते हैं तो हम फिजिक्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे मेन चीज़ तो ध्यान रखना ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री है। समाकलन अवकलन का तो फिर भी थोड़ा बहुत यूज है, लेकिन वो भी 2-2 3-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं से नहीं ना पूरा समाकलन अवकलन आना चाहिए, लेकिन कम से कम 2-2 3-3 फॉर्मूले जो मैं इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो अवकलन और समाकलन के जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से क्लियरली हो जाते हैं। और साइन थीटा और कोस थीटा ग्राफ तो याद रखना है आपको, और बाकी जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ आएंगे वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें जोरों शोरों के साथ।